काफ़ी हद तक हैरानकुन बात है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पे किस सिमत में हमारी जो है वो क्रिकेट जा रही है। आप एक विजिटिंग टीम जो 17 साल बाद आती है और वो आपको टेस्ट सीरीज़ हरा के चली जाती है। आप अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और आज चौथा दिन का इख्तिताम हो चुका है मैच का और मैच का भी इख्तिताम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की एम्बैरेसिंग डिफीट के ऊपर ये इख्तिताम हुआ है और इंग्लैंड ने 26 रन से ही मैच जीत लिया है। पाकिस्तान 328 रन बना के ऑल आउट हो गया है। आइए इसमें जानते हैं कि क्या-क्या हमसे गलतियाँ हो गई इस मैच के अंदर और क्या-क्या दुरुस्त होना चाहिए था, कहाँ पे हमने गलती की, कहाँ हम लैग किए हैं। बेसिकली अगर आज देखा जाए तो आज दिन का आगाज़ हुआ जब सऊद शकील और फ़हीम अशरफ क्रीज़ पे थे। फ़हीम अशरफ जल्दी आउट हो गए और आज सऊद शकील भी आउट हो गए। हैरत अंगेज़ तौर पे 94 रन्स उन्होंने बना रखे थे, उसके बाद वो डाउन द लेग साइड पे आउट हो गए जाके। मेरे ख़्याल में वो बात तो डिबेट बाद में आती है कि वो ये बोलें कि जी वो कैच था या नहीं था। मेरे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो नेकेड आई से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो कैच नहीं था, लेकिन अलीम डार साहब ने उसको आउट दे दिया था, तो उसको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है थर्ड एम्पायर को कि किसी तरह उस डिसीजन को ओवरटर्न किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था और उनके पास हर एंगल से उन्होंने चेक किया लेकिन उनको कोई ऐसा एंगल नहीं मिला जिससे वो अलीम डार के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकें और इसको ओवरटर्न करा सकें। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि एविडेंस मौजूद नहीं था जिसकी वजह से सऊद शकील आउट हो गए। अगर वो आउट ना होते तो मेरे ख्याल में हम आगे इस मैच को यकीनन और बेहतर नतीजा निकाल सकते थे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बात करेंगे सऊद शकील आउट हो गए, नवाज भी डाउन द लेग साइड पे आउट हो गए। मेरे ख्याल में हमारे बैट्समैन कब ये सीखेंगे कि उनके पास जो है वो आखिर में जब उन्होंने स्टोक्स ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा पिच के ऊपर तो उन्होंने मार्कवुड से बाउंसर्स कराना हमें शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में वो डाउन द लेग बॉल कराना शुरू हो गए। तो आपने मेरे ख्याल में समझ में नहीं आता इन लोगों का कि आपने छेड़ी ही क्यों बॉल डाउन द लेग जाते हुए, और मेरे ख्याल में उस बॉल को तो हमेशा लीव किया जाता है बैट्समैन की तरफ से। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील से भी वही गलती हुई, मोहम्मद नवाज से भी वही गलती हुई। आगा सलमान की बात करेंगे, आगा सलमान के अंदर आप अगर देखा जाए तो उन्होंने यकीनन पहले परफॉर्म किया है, श्रीलंका में किया है, इधर जो है वो परफॉर्मेंस इससे पहले भी मैच में दी है। लेकिन उसके बाद अगर आगा सलमान को देखें तो उनका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो टीम में अभी फिलहाल के लिए क्यों है, जब उनसे रिक्वायर्ड था आज मैच को जिताना, फिनिश करना, तो मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को कर ही नहीं पाए और जो है वो एक एंड पे खड़े रहकर उन्होंने यूजलेस सी बैटिंग की है, जब पाकिस्तान का कुछ चांस ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मैच को निकाल सकता है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम कहीं पे जहाँ जीतते जीतते जा रहे होते हैं वहाँ हम हार जाते हैं। अगर इस मैच के पूरे एनालिसिस निकाल के देखें तो स्टोक्स की कैप्टनसी और बाबर आजम की कैप्टनसी में ज़मीन और आसमान तक का फ़र्क आपको नज़र आता है। आप ये बात तो करते हैं कि जी बाबर ने एशिया कप जिता दिया है, तो बाबर ने वर्ल्ड T20 का फाइनल तक हमें लेकर आ गए। लेकिन अगर आप टेस्ट पे बात करना शुरू करें बाबर की कैप्टनसी के ऊपर तो लोग T20 और एशिया कप की इन सारे मैचेस को निकाल के लेकर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में टेस्ट की कैप्टनसी में बाबर आजम बहुत पीछे हैं और उनको जो है वो बहुत कुछ सीखना है। अगर 2-3 साल की कैप्टनसी के बाद भी अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि टीम मुझे क्या खिलानी है, कंडीशन से मुझे फ़ायदा कैसे उठाना है, कौन सी फील्ड कहाँ पे लगानी है, किस बॉलर से बॉल करवानी है, और ये कि किस तरीके से बैटिंग को आगे लेके चलना है, नंबर्स शफल अप करने हैं या किस बैटिंग ऑर्डर पे बैट्समैनों को खिलाना है। मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग्स में मुझे तो लगता है कि डिलिबरेटली जो है वो इमाम को नीचे भेजा गया और रिजवान को जो है वो ऊपर भेजा गया कि कहीं ना कहीं उनकी टीम में पोजीशन को बचाया जा सके। तो मेरे ख्याल में इस तरीके की जो फैसले होते हैं जो उनके ऊपर फिर तनकीद ही होती है। मेरे ख्याल में इवेंचुअली लोगों को फिर एहसास और देखना शुरू हो जाता है कि जी ये यूं नहीं यूं हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने देखा होगा कि हमने इतना बड़ा टारगेट बनवा लिया, मेरे ख्याल में जो मैंने पहले भी बात की थी अपनी वीडियोस में कि आपने 281 रन ज़्यादा बनवा लिए हैं। आप 281 रन के चक्कर में 202 पे आउट हो चुके हैं। उसके बाद आपने 79 रन की उनको लीड दे दी। जब आप 79 रन की लीड दे देंगे तो किस तरीके से आप फिर 300 से ऊपर का टारगेट आपको मिलेगा तो कैसे आप चेस करेंगे मेरे ख्याल में। और बाबर आजम को आपने चौथी इनिंग्स में देखा होगा कि वो कभी भी इस तरीके से फिनिश नहीं करते हैं मैच को आके।
तो ये तो बहुत ही अजीब सी और हैरानी की बात है कि जो है वो पहले भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी वो लोग बोलते हैं कि जी 196 किया था। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी 196 की, लेकिन वो मैच फिर भी फिनिश नहीं हुआ था। इस दफ़ा भी मैच जो है वो फिनिश नहीं किया, इस दफ़ा भी वो आउट होके चले गए। और फिर ये कि इसी तरह रिजवान का भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी जो है वो इस बहाने को तलाश करेंगे कि जी अच्छा बॉल पड़ गया तो मैं घर चला गया और पवेलियन लौट गया। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस पूरे टेस्ट मैच में देखें तो आपको दो ही बंदे नजर आते हैं, एक अबरार नजर आते हैं, एक सऊद शकील नजर आता है। इसके अलावा आपकी टीम कर क्या रही है? मतलब ये कि आपकी टीम के बॉलर्स ने ना और किसी ने परफॉर्म किया, ना बैट्समैन परफॉर्म किया। आपके पास फास्ट बॉलर्स जो गिन चुन के आपने पूरे फास्ट बॉलर में फ़हीम अशरफ पता नहीं कहाँ से सेलेक्ट हो गए। एक तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब को भी कुछ समझ नहीं आता, वो मोहम्मद अली की सिलेक्शन को भी इस तरह डिफेंड कर रहे होते हैं, फ़हीम अशरफ की भी डिफेंड कर रहे होते हैं बैठ के। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हैरानकुन बात है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पे किस सिमत में हमारी जो है वो क्रिकेट जा रही है। आप एक विजिटिंग टीम जो 17 साल बाद आती है और वो आपको टेस्ट सीरीज हरा के चली जाती है आपके ही घर के अंदर, आपकी कंडीशंस में अपने आप को बेहतर अप्लाई करती है आपसे। तो मेरे ख्याल में और फिर 1959 के बाद आप 3 टेस्ट मैच अपने घर में हार गए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे, 2 इंग्लैंड के खिलाफ हार चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठते हैं। अब अभी भी अगर लोग सवाल ना करेंगे बाबर आजम से तो मेरे ख्याल में कब करेंगे? बाबर आजम से पूछो तो वो ये कहते हैं जी मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान से पूछो तो रिजवान कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। और मोहम्मद यूसुफ साहब वो कमेंट करना उससे गुरेजा करते हैं रिजवान की बैटिंग के ऊपर मेरे ख्याल में। और ये कि मतलब चीफ जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं वो अपनी रोज़ी को तो मतलब हलाल करें, कम से कम जो सही है उसको सही तो बोलें मेरे ख्याल में। हाँ, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये गलत हो रहा है, इस बैट्समैन को इस नंबर पे नहीं यहाँ खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। सकलैन मुश्ताक साहब का भी कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब किस सिमत में टीम के बैटिंग ऑर्डर्स को डिसाइड करने वाले वही हैं। आज सलमान आगा सलमान को आज ऊपर आके खेलना चाहिए था यकीनन, लेकिन वो भी नवाज से नीचे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब हैं। सकलैन मुश्ताक साहब से भी सवालात बनते हैं, बाबर आजम से भी सवाल बनते हैं कि आप क्या टीम खिला रहे हैं, आप क्या फील्ड प्लेसिंग कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो रही है टीम की। मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी हद तक अलार्मिंग साइंस हैं। इस तरीके से अगर टीम को अगर आप आगे लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुश्किलात ही बढ़ती चली जाएंगी। आप टेस्ट मैचेस और हार जाएंगे। टेस्ट मैचेस खेलना और उसको जीतना एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि टेस्ट में कैप्टनसी जो है वो हर दिन के साथ, हर सेशन के साथ बदलती रहती है चीज़ें। तो उसमें आपको यकीनन दूसरी टीम से आगे ही रहना होता है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को रखेंगे, आप खुद भी रन्स ना बनाएं और फिर सामने डिपेंड करें कि जी बॉलिंग हमारी कर देगी। अगर पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ अबरार और सऊद शकील ही नज़र आए हैं मेरे ख्याल में और किसी ने परफॉर्मेंस दी ही नहीं है, और फिर आप अंदर द कारपेट कर देंगे। अजहर अली को आपने बिठा दिया उठा के, मतलब ये कि फिर आपने अंदर द कारपेट कर दिया अजहर अली को। जी तनकीद ना हो, अगर हमने और खिलाया तो और मज़ीद तनकीद होगी। आपने फवाद आलम को बाहर निकाल दिया जाके। तो मेरे ख्याल में आगा सलमान की उनको खिलाया फवाद आलम की जगह, लेकिन आगा सलमान नहीं कर सके। मेरे ख्याल में उनकी जगह नहीं बनती आगे टेस्ट मैचेस में। और आपको भी फास्ट बॉलिंग के शोबे में कुछ और देखना होगा। आपने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर का, अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को इंजर्ड करवा दिया खिलवा खिलवा के। आपने लोड मैनेजमेंट ही उनकी सही तरीके से नहीं की। आपने शाहीन शाह अफरीदी को इंजर्ड करा दिया, नसीम शाह को इंजर्ड करा दिया, T20 के लिए हारिस रऊफ को इंजर्ड करा दिया। तो मेरे ख्याल में जो है वो चीज़ें आप देखने की लायक बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता कि चीज़ें सही चल रही हैं। आप इतनी बुरी डिफीट आप लेते हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और उसके बावजूद भी अगर आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है। बाबर आजम में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, और ये कि सकलैन मुश्ताक साहब में भी एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ये कहते हैं जी कुदरत का निज़ाम है। अरे भाई, कुदरत का निज़ाम है, आप तो खेलें सही से, आप तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएं चीज़ों को, लेकिन आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप सिर्फ एक दूसरे की पोजीशंस को बचाने के लिए और अपनी आप को सिक्योर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, और काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो आप अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट को नीचे जा रहे हैं। आप अपने होम कंडीशन में फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप बाहर जाके क्या खेलेंगे? तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान कासिम नकवी को दी का इजाज़त, अपना प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।